हेलो फ्रेंड्स। यदि आपने कोई कभी ज़मीन खरीदी थी, रजिस्ट्री करवाई थी, या मान लीजिए गिफ्ट डीड, वसीयत, या अन्य मान लीजिए आपका कोई भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स है और आपने अभी तक उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, तो आज आपको कुछ नए नियमों के बारे में हम बताने वाले हैं, जिनसे जो है आप वो ज़मीन अपने नाम दाखिल खारिज करवा सकते हैं। हम बात करेंगे साथियों धारा 144 के बारे में, डिक्लेरेशन सूट बाय टेनर होल्डर्स। ठीक है, अभी आप समझेंगे कैसे पुराने से पुराना दाखिल खारिज होगा। कई लोगों का दाखिल खारिज नहीं, अब देखिए दाखिल खारिज नहीं तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए लैंड एक्वायरेशन हुआ, या मान लीजिए उसका बंटवारा हुआ रेवेन्यू की अदालत से, ठीक है, या सीमांकन है या बेदखली है, तो ये रेवेन्यू की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, और देखिए जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या आप कानून की अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। जिन लोगों ने लिया है वो ध्यान दें, दाखिल खारिज करवाने हेतु नियम, ड्राफ्टिंग, सब कुछ आवेदन वगैरह उसमें मिल जाएगा, और उसमें ये भी लिखा होगा कि कब कैसे दाखिल खारिज करवाना है, कब आवेदन की जरूरत पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, वो भी आप देखें 4 पॉइंट में। ठीक है, और फिर भी नहीं हो रहा तो घोषणात्मक बाद, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है, इसका भी पूरा आपको दावा और नियम उसमें मिल जाएंगे जिन लोगों के पास है। ठीक है, और जो लोग लेना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। स्टे एप्लीकेशन, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, कब्जा हटवाने के लिए, बेदखली के लिए वाद, ठीक है, कैविएट, आरटीआई यहाँ पे, ठीक है, कौन सा वाद किस न्यायालय में चलेगा, कोर्ट के तथ्य, मूल्यांकन, बंटवारा, वसीयत, भरण पोषण, ठीक है, 145 नोटिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना क्या क्या जानकारी मिलेगी। अगर लेना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 390 फीस है, और मैं कहूँगा आप जरूर लीजिए। कानून की जानकारी जो है वो आपके पास अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, इसमें क्या प्रोविजन किया जाता है कि जैसे मान लीजिए साथियों, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है आज, ठीक है, आज आपने ली है, तो इसका तो आपके एडवोकेट, देखिए हम तो ये करते हैं कि जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती है तो हम दाखिल खारिज की कार्रवाई साथ ही साथ कार्रवाई कर देते हैं। इसलिए लोगों का ऑटोमेटिक दाखिल खारिज जो है वो तहसीलदार के यहाँ ऑटोमेटिक तारीख पड़ जाती है। उस दिनांक को हम वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और वहाँ पे एविडेंसेस दे देते हैं, तो वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है। फर्स्ट तो ये है 34-35 में ही हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं कहूँगा करवा लीजिए। अब मान लीजिए पुराना है आपका दाखिल खारिज, ठीक है, मान लीजिए 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो पहले आप धारा 144 में मत आइएगा साथियों। ठीक है, इसमें मत आइए, डायरेक्ट मत आइए। मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप आवेदन दीजिए, आवेदन का फॉर्मेट वगैरह भर के और दावा लिख के, जो आपको इसमें मिल जाएगा, ये जो लोगों ने लिया है, ठीक है, इस बुक ई बुक में मिल जाएगा कब आपको दावा, वो आप करके और वो भर के आप दे सकते हैं तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, कि महोदय हम जो है इस वजह से लेट हो गए, कृपया हमारा दाखिल खारिज करें। और देखिए एक दो मेरे पास आदेश भी हैं, रूलिंग भी हैं, अगर हो सके तो उनसे काम अपना चला लो। ठीक है, धारा 144 में नहीं जाना पहले तो। ठीक है, मान लीजिए आपने फाइल डाली साथियों, 30 दिन बाद या मान लीजिए 60 दिन बाद फाइल निरस्त कर दी, ये कह के कि भाई ये आपका बैनामा काफ़ी पुराना हो गया, वसीयत दान पत्र जो भी है जिससे आप दाखिल खारिज चाह रहे हो पुराना हो गया, हम इसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो है, लेकिन एक और वहाँ पे जो है पॉइंट है आपके पास। पहले तो आप करवा ही लेंगे, क्योंकि देखिए रूलिंग भी है। एक रूलिंग हमारे पास ऐसी है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कितना भी पुराना दाखिल खारिज हो, दाखिल खारिज के लिए आवेदन कभी भी दिया जा सकता है। अगर अधिकारी चाहे तो उस रूलिंग के अकॉर्डिंग अपनी कलम चला सकता है, लेकिन मान लीजिए नहीं चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है साथियों धारा 144 में दावा कर सकते हैं। अब धारा 144 कहती है डिक्लेरेशन सूट बाय टेनर होल्डर, यानी कि आप अपने अधिकारों की घोषणात्मक वाद ला सकते हैं, अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं। देखिए साथियों, सीपीसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अन्य प्रॉपर्टी के लिए अलग है सूट फॉर डिक्लेरेशन, और जो रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, जो रेवेन्यू की जमीन होती है, कृषि की जमीन होती है, उनके लिए 144 है। ठीक है ना, तो अन्य कोई प्रॉपर्टी है वहां भी ये प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी थी, या मान लीजिए कभी ले ली थी, डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं, म्यूटेशन वगैरह नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो मालिक नहीं मान रहा है, तब भी आप सूट फॉर डिक्लेरेशन कर सकते हैं। भाई एक मुकदमा चलेगा अदालत में, और अदालत में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के अदालत ये डिसाइड कर देगी कि हाँ ये ज़मीन आपकी है, और एक बार डिसाइड हो गया तो
बस, ठीक है, आप ही उसके मालिक हो गए, ठीक है। तो चाहे आपकी कृषि की जमीन हो, चाहे कोई घर मकान हो, ऑप्शन है लेकिन सेक्शन बदल जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया आपका, रिजेक्ट कर दिया तो धारा 144 में आप पूरा दावा लिखकर डालिए। दावा 17 नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन का, ठीक है। उप जिला अधिकारी के यहाँ दावा डलेगा, अगर कोई मान लीजिए वो है तो आपका सिविल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अब आपका दावा हो गया, दावा में कुछ चीजें ध्यान देखिए, प्रोविजन किया गया, अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो किसी जोत, किसी जमीन पर या उसके भाग पर, चाहे अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमि या आसामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है, यानी कि अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ चीजें हैं कि भाई जब भी आप वो लाओगे, वाद संस्थित करोगे, तो एक नोटिस जाएगा राज्य सरकार को, एक नोटिस जाएगा ग्राम पंचायत को, दोनों आवश्यक पक्षकार होंगे। देखिए, मान लीजिए आपने सरकारी जमीन पे दावा कर दिया, ठीक है, और आप उसके मालिक बन गए कहीं, तो इसलिए राज्य सरकार और ग्राम सभा को तो नोटिस जाना ही जाना होता है। रेवेन्यू में आप चाहे बंटवारा करवाओ, चाहे भाई आप मान लीजिए दाखिल खारिज तो नहीं, 144 करवाओ, ठीक है, 134 होता है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार और ग्राम सभा आवश्यक पक्षकार होते हैं, तो उन्हें नोटिस जाएगा, ठीक है। किसी आसामी द्वारा या उसकी ओर से संसिद्ध किया गया हो तो भूमि धारक अवश्य पक्षकार होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने मुझसे रजिस्ट्री करवाई थी, ठीक है, मान लीजिए 1992 में रजिस्ट्री करवाई थी, ठीक है। अब दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया तो मुझे भी वहां पे नोटिस जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर वो आपत्ति लगा सकता है, वो बाद की बात है, आपत्ति लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कर लेते, ठीक है ना, तो वहां से सूट फॉर डिक्लेरेशन का केस आप जीत जाते हैं, तो ये उसका जो भी मान लीजिए टाइटल है आपके नाम आ जाएगा, ठीक है, फिर तो आप ही मालिक बन गए। तो ये था, इस तरीके से आप पुराने दाखिल खारिज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो प्रक्रियाएं थी साथियों, ठीक है, दोनों आप करें। और फिर भी आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहा है, जमीन सही है कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये रखा है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, ठीक है। और मैं कहूँगा अगर मान लीजिए कानून में आप रुचि रखते हैं तो ये ई बुक लेके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दावा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें हमने डाली हैं, झूठी एफआईआर से नाम निकलवाएं, जमानत हेतु, सेल एग्रीमेंट, तितिम्मा, सेल डीड, कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा, कोर्ट केस कैसे होगा, वाद पत्र, न्यायालय का चयन कैसे करें, तथ्य मूल्यांकन, अनुतोष, अदालतें, धन अधिकारिकता, कानून में प्रचलित शब्दों के उपयोग, ठीक है, बेनामा सेल डीड कैंसिलेशन के लिए झूठा फंसाने वाले के ऊपर दावा कैसे करें। जब आप इन दावाओं को पढ़ेंगे, इन नियमों को पढ़ेंगे, तो वैसे भी कानून की जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी मान लीजिए इच्छुक हैं वो ले सकते हैं।